हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय बिहार जय भारत। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो लाभकारी होगा क्लास 10th के बच्चों के लिए, बीपीएससी के बच्चों के लिए, साथ ही साथ दरोगा के और बिहार के वो सारे एग्जाम्स के लिए जिसमें भी केमिस्ट्री का क्वेश्चंस पूछता है। साथ ही साथ रेलवेज के एग्जाम के लिए भी ये कारगर होगा। तो आइए हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि विंग्स क्लासेज या जीएस विजन विंग्स क्लासेज के दौरान के साथ आप पढ़ के अपने करियर को नए शेप दे सकते हो, अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। तो चलिए आते हैं और कार्बन एंड इस कंपाउंड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो कार्बन टोटल आपको बहुत बढ़िया से पता है कि 118 एलिमेंट्स यानी कि तत्व हैं हमारे नोन एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं। उसी 118 तत्व को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैसेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नोबल गैसेज वो गैसेज हैं जिनको रिएक्शन किसी से करने की जरूरत नहीं होती, उनका ऑक्टेट फुलफिल होता है, यानी कि वो ऑलरेडी एक स्टेबल रहते हैं। ये बात तो आपको पहले से ही पता होगा। उसके बाद आगे चल के जब हम लोग देखेंगे तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे। अब देखिए, नॉन मेटल्स का ही एक पार्ट है कार्बन, नॉन मेटल्स ही है कार्बन। तो कार्बन के बारे में जब जानेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है, कार्बन को हमें पता है कि C से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक्चुअली में 6 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बात बताते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट को लिखने का तरीका जो होता है वो X है, अगर कोई एलिमेंट है तो इसके पैर पे Z लिखा हुआ रहता है, सर पे A लिखा रहता है, और ये Z है, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जी हाँ दोस्तों, जेड को ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर और ए को बोलते हैं मास नंबर। इसका क्या उपयोगिता है अभी हम देखेंगे आगे आगे आपके लिए। चलो, तो जेड के बारे में जैसे ही देखते हैं, जेड मैंने बोला कि एटॉमिक नंबर है, ये जेड ही होता है कहीं ना कहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। जेड जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है मेरे दोस्तों। क्या? ये जेड, और ये जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। यानी कि आप यहां से फील कर पा रहे हो कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। वही जब मास नंबर के बारे में बात करेंगे तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। अब आपको बहुत बढ़िया से पता है कि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट्स यानी कि सेल्स में रिवॉल्व कर रहा होता है। अभी तक तो आपको यही जानना है। चलो, तो आगे देखते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के दौरान अभी हमने देखा कि कार्बन जो था, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था? 6। ठीक है, अब 6 है तो कार्बन को जब एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट यानी कि सेल में। तो कार्बन के बारे में देख रहे हैं, न्यूक्लियस जो होगा, चलो ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन की संख्या कार्बन का 6। साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर ही होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का संख्या भी 6 कार्बन के केस में। अब देखो, ये जो न्यूक्लियस है इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। वही जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल के अंदर, और 4 इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन एल सेल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स। चलो, तो आप देख पा रहे हो कि के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्तों, और एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। अब आगे इसको बढ़ाते हैं। एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो, के सेल जो होता है, के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि के सेल में ड्यूप्लेट चाहिए और ड्यूप्लेट कंप्लीट फुलफिल है। वही अगर इस कार्बन को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ए सेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या हम इस 8 इलेक्ट्रॉन इसको कैसे दें कार्बन को, या फिर इसका 4 इलेक्ट्रॉन निकाल कैसे दें, ये थोड़ा सा देखेंगे कंसेप्ट के अनुसार। चलो, तो आगे देखते हुए हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं कि क्या हम 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर से कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से कार्बन को दे सकते हैं। तो एक बार देखते हैं, अगर कार्बन को हम 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे देंगे तो ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें टोटल अगर 4 इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और वही अब देखिए, न्यूक्लियस के पास मात्र 6 प्रोटॉन्स हैं,
अब 6 प्रोटॉन्स के द्वारा ये न्यूक्लियस कितना दम लगा लेगा? क्या न्यूक्लियस 6 प्रोटॉन्स के साथ ही 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता होगी? बात वही हुई कि किसी बच्चे के सर पे 50 केजी वजन रख दो, ये पॉसिबल है? नहीं रख सकता वो बच्चा ना। सेम टू सेम कार्बन के साथ बिहेव होने वाला है कि ये कार्बन का न्यूक्लियस का जो भी क्षमता है मात्र 6 प्रोटॉन है, तो 6 से ज्यादा 7 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, नहीं तो 5 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब यहाँ पे 8 अगर उसके 10-10 इलेक्ट्रॉन लोड कर दिया जाए तो क्या न्यूक्लियस झेल पाएगा? न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं झेल पाएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हो 6 ही प्रोटॉन है, तो इसके बस की बात नहीं होगी कि इस 10 इलेक्ट्रॉन को झेल ले न्यूक्लियस, और ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलो, तो इसको स्टेटमेंट में हम अभी लिख के आपको चीजों को समझा रहे हैं कि ये नॉट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ कार्बन की बात हो रही है और सबके लिए बात नहीं हो रही है, कार्बन के अलावा और कोई रख सकता है। चलो, तो ये तो श्योर हो गया कि कार्बन को हम 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे बिल्कुल नहीं सकते, जैसे ही आप दोगे उसका न्यूक्लियस उसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो फिर कैसे ऑक्टेट पूरा करे भाई? तो दूसरा एक और मेथड हो सकता है, क्यों ना हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दें, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे कार्बन का, तो फिर आउटर मोस्ट में सिर्फ के सेल बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट पूरा, तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं क्या? तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है और 2 सेल है, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास ऑलरेडी है, क्या इसको बाहर निकाल के और ये कर सकते हैं क्या? चलो, तो आपको एक बात पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी required या need required to remove 4 electrons from the L cell। अब एक बात बताओ आप कि कार्बन के एक एक कार्बन से इतना ज्यादा नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना है तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जो पॉसिबल है नहीं है हमारे लिए। ये जब अगर ये पॉसिबल है, जैसे मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि इस दुनिया में 118 एलिमेंट्स अगर टोटल है, तो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, 118 एलिमेंट्स में से अगर 117 एलिमेंट जितना भी कंपाउंड बनाए, उससे 1000 गुना ज्यादा अकेले कार्बन कंपाउंड बना देता है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल चीजों से समझा रहे हैं, जैसे आपने जो कपड़ा पहनी हुई है वो कार्बन का है, बिल्कुल। आपका बॉडी भी कार्बन है, जितना भी पेड़ पौधा सब का सब कार्बन है। आप जितना भी फाइबर वाला कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, या फिर गाड़ी पे बैठते हो, या फिर ये माइक जो है, या फिर लिखने वाला है, हर चीज में कार्बन ही यूज हुआ है। यानी कि कार्बन का प्रोडक्ट और सारे एलिमेंट के प्रोडक्ट से अकेले ज्यादा हो जाएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन में सेल्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है, यानी कि कार्बन खुद ही से खुद में बॉन्ड बनाता है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये तो बॉन्ड बन ही नहीं पा रहा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं बन पाया, क्योंकि ना तो वो शेयर कर पाएगा, ना तो रिलीज कर पाएगा, क्योंकि रिलीज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ रहा है। तो चलिए दूसरा प्रोसेस हम लोग खोज के देखते हैं कि कार्बन आखिर बॉन्ड बनाएगा कैसे। तो एक कंसेप्ट होता है कोवैलेंट बॉन्ड का। कोवैलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करके, यानी कि देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक कार्बन है, एक कार्बन के पास टोटल अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे देखिए, एक सेकेंड, इसको थोड़ा हम क्लियर करते हैं, मान लेते हैं, एक सेकेंड। चलो, यहां पे आप देखो बच्चों, बात क्या है कि मान लेते हैं कि एक कार्बन है, एक कार्बन के पास मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 हम लोग हाइड्रोजन ले आते हैं कहीं से। अब ध्यान से देखो, एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में था और 4 चाहिए था, तो हम 4 हाइड्रोजन ले आए। इन चारों हाइड्रोजन का एक एक अगर हम ले लेते हैं,
शेयर कर लेते हैं तो आप काउंट करो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यही तो चाहिए था। इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड में कार्बन को इन सारे एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका न्यूक्लियस भी डिस्टर्ब नहीं होगा, या फिर डोनेट भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ शेयर कर लिया। यानी कि आईडी कार्ड, मान लो कि एक ऐसा आईडी कार्ड है जिसमें, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर किसी का एक कोई फ्रेंड होता है, जैसे मेरा ही कोई फ्रेंड है, तो एक गहरी दोस्ती बनने के बाद अगर मेरे दोस्त के पास 10 रुपया है तो मैं भी मानूंगा कि वो 10 रुपया मेरे पास भी है। यानी कि मैं, अगर मेरे को जरूरत जब भी पड़ेगा तो मेरा दोस्त मुझे 10 रुपया दे देगा। बात वही है, ये फ्रेंडशिप लगाते हैं, यानी शेयरिंग कर लेते हैं, और दोस्ती में तो शेयरिंग चलेगा। वैसे ही कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास दिखाएगा, ये कार्बन अपने पास दिखाएगा, ये कार्बन अपने पास दिखाएगा, और ये कार्बन अपने पास दिखाएगा। अब जब आप काउंट करो देखोगे तो सारे के सारे कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल है यहाँ, और साथ ही साथ हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट फुलफिल है। कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यही तो हमें चाहिए था, और इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बॉन्ड बने उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड आप लोग समझ गए हो। चलो, तो कोवैलेंट बॉन्ड में अब थोड़ा सा बॉन्ड जो होता है अलग अलग टाइप का होता है, उसको थोड़ा सा समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग देते हैं, एक होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है समझाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में। जब भी when two electrons participated in bond formation, then that type of bond is called सिंगल बॉन्ड। अब ये जो सिंगल बॉन्ड होगा, ये कोवैलेंट का तो ही पार्ट है ही, लेकिन जब मात्र 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे और दोनों अलग अलग एलिमेंट का, तो उसी को सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन का नाम सुने हुए हो आप लोग, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है जल्दी से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, 1 होता है। चलो, तो 1 होता है तो सिर्फ K सेल होगा, तो ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, साथ में ये एक हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, साथ में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए, इसका ड्यूप्लेट पूरा और इसका भी ड्यूप्लेट पूरा। इसीलिए हाइड्रोजन कभी भी आपको H2 के फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा। इसी को बोलते हैं होमोमोलिक्यूल ऑफ, इसको बोलते हैं होमोमोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए, होमोमोलिक्यूल कहने का मतलब ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन, एक ही फैमिली का हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर हाइड्रोजन बनाया हुआ है, इसी को होमोमोलिक्यूल बोलेंगे। और दोनों का रिक्वायरमेंट पूरा फिर हो गया, दोनों ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और जैसे ही ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ तो नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि हीलियम की तरह बिहेव करने लगा, और इसी को तो बोलते हैं, ये वाला जो बॉन्ड बना इसी को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड में देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, एक इस वाले हाइड्रोजन का और एक इस वाले हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके आपका बॉन्ड बना के मिल गया। चलो, तो ये बॉन्ड आप समझ पा रहे हो। चलो, तो यहां तक आप समझ गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का एग्जांपल एक बार देखते हैं। डबल बॉन्ड में जब 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे बॉन्ड बनाने में, तो उसी को डबल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे में देखो, आप लोग ऑक्सीजन का नाम सुने होंगे, ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में 2 नंबर में सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में पाए जाने वाला गैस है, यानी कि लगभग में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में। चलो, तो 21% पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। चलो, इसी चीज को आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन को भी हम O क्यों नहीं लिखते हैं, O2 क्यों लिखते हैं। एक्चुअली देखिए, अगर O लिखेंगे तो उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, और नेसेंट ऑक्सीजन रह नहीं सकता। जैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी किसी और के साथ गठबंधन करेगा, निकल लेगा। ओके, इसीलिए अगर आपको ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस में रखना है तो आपको 2 ऑक्सीजन यानी होमोमोलिक्यूल बना के रखना होगा।
नहीं तो किसी और के साथ रिएक्ट करके चल देगा। जैसे वही ओजोन की बात करते हैं O3 की, तो अगर O3 टूटता है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक तो O2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है और नेसेंट ऑक्सीजन चल लेता है। बात इतनी सी है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो के शेल एल सेल, के शेल में जब पहली बार डिप्यूट करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन मैं बोल रहा हूं यानी कि और 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट। बस इतनी सी बात है। 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके लिए करेंगे क्या, 2 ऑक्सीजन साथ में आएंगे। जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन का दिख रहा है। अब इसका 2 और उसका 2 मिलके बॉन्ड बना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। चलो तो शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है आप काउंट कर लो, इसका भी 8 पूरा हो गया। चलो इसको देखोगे तो इसका भी 8 पूरा हो गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया ना। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है। नया क्या हुआ है कि इस बार देखोगे कि कोवैलेंट बॉन्ड ही बना है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये तो ऑफकोर्स ही बात है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में देखोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए हैं, और जैसे ही आप क्लियरली विजिबली आपको दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो यही तो डबल बॉन्ड बना है, और इसी को तो डबल बॉन्ड बोलते हैं ना मेरे दोस्त, बोलते हैं ना। चलो बोलो बोलो बच्चों, तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपको विजिबल है, इसी को डबल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड आपने देखा था जब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, जब 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो डबल बॉन्ड। चलो एक बार लास्ट बॉन्ड टाइप में ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं, और ये बॉन्ड टाइप में लास्ट होगा ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो हम एग्जांपल उठा लेते हैं नाइट्रोजन गैस का। ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 78%, पता होगा आपको। ओके चलो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ आप। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 7 यानी कि 7, 7 यानी कि 7। टोटल अगर 118 एलिमेंट है, अगर सबको रोल नंबर वाइज बांट दिया जाए तो उसमें से 7 नंबर के रोल नंबर पे कौन आता है आपका, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। ओके, तो इसमें भी मान लो पहले के सेल फिर एल सेल। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें कितना आया, 5 इलेक्ट्रॉन आया। फिर से एक समस्या आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको 8 चाहिए। रिक्वायर्ड कितना है, 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा। देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट यानी कि एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, 2 नाइट्रोजन है ना। देखो दोनों नाइट्रोजन के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के पास अगर 5-5 इलेक्ट्रॉन हो गया तो करेगा क्या नाइट्रोजन कि इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देगा। ओके, इसी को तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं ना। और 3 इधर का और 3 इधर का, 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो उसी को ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, अब काउंट करो, इसको ऑक्टेट पूरा हो गया, इसको काउंट करोगे, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट इस नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया और ऑक्टेट इस नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया। दोनों के दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है और क्लियरली आपको ये बात विजिबल है। अगर विजिबल है तो आप चेक करोगे कि इसीलिए नाइट्रोजन को भी, नाइट्रोजन गैस को भी N2 लिखते हैं। ये भी एक होमोमोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है। गॉट द पॉइंट, समझ रहे हो ये चीजें। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मैंने हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बना के दिखाया था, डबल बॉन्ड में मैंने ऑक्सीजन का बना के दिखाया, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का एग्जांपल 3 लेके आपको समझाई मैंने। चलो तो अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब कार्बन जो था वो कार्बन एक ही बार में 4 इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है ना दे सकता, लेकिन शेयर जरूर कर सकता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका था। चलो अब चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कार्बन के साथ एक बार हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, चलो देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। चलो तो जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना शुरू करेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या है कि जब भी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलके एक साथ कंपाउंड बनाए
तो उसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। उसके लिए कुछ चीजें हैं, फॉर्मूलाज है कि कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कैसे रहेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो कैसे रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कैसे रहेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर कोई कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो कंपाउंड बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका नेम क्या होगा, उसका यूपेक नेम क्या होगा, वो किस फॉर्मूला से सेट होगा, उसका कार्बन क्या होगा, ये सब कुछ फॉर्मूलाज होती है, वो हम आपको धीरे धीरे करके समझाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, मान लेते हैं कि लिखते हैं देखो क्या लिख रहे हैं हम। देखो सबसे पहले लिखे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कहने का मतलब समझो, ये जो एक है इसी को मिथ लिखे, कुछ नहीं, बात समझो। एक को अगर हम मिथ लिख दे, 2 को ईथ लिख दे, 3 को प्रोप लिख दे, 4 को ब्यूट लिख दे, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक। अगर ऐसा लिख देते हैं, यहां पे देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहां पे एन, एन के बाद यहां पे लिखते हैं ई एन ई, इन, और यहां पे लिखते हैं आइन। देखिए हम करने का वाले हैं। अब यहां पे एक फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n प्लस 2, यहां पे लिखते हैं CnH2n ओनली, बस खत्म। यहां पे CnH2n माइनस 2, ये फॉर्मूलाज है, समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूलाज है। अब कहने का मतलब समझो, अगर मिथ और एन लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे ना, मिथ और एन। एक्चुअली देखिए मीथेन का मतलब क्या होता है समझो, मीथ का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एन होना चाहिए, और एन ई लगा हुआ है। अगर एन ई लगा हुआ है तो फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 वाला फॉर्मूला ये लगेगा। अब देखिए यहां पे Cn का मतलब है ये कार्बन है, एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, Cn का मतलब कार्बन, एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। अब फिर आपको लगेगा कि ये नंबर ऑफ कार्बन निकलेगा कैसे, नंबर ऑफ कार्बन निकलेगा इससे। देखो मीथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 1, ईथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2, प्रोप का 3, ब्यूट का 4, पेंट का 5, हेक्स का 6, हेप्ट का 7, ऐसे करके नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड होगा, जो 10 तक आपके सामने लिखा हुआ है। चलो तो सबसे पहले हम मीथ के बारे में अगर बात करते हैं तो मीथ का मीथेन हुआ है, तो मीथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 1 और एन का मतलब ये वाला फॉर्मूला, बस इतना सी बात है। तो Cn है, तो Cn का मतलब क्या है, C है नंबर ऑफ कार्बन और N है, N का मतलब 1, क्योंकि देखो मीथ है ना तो 1 लिख दो, H के जगह पे 2 इंटू 1 प्लस 2, तो CH4, इसी का नाम है मीथेन। समझ पा रहे हो दोस्तों, यानी कि जब भी मीथेन होगा तो फॉर्मूला CH4 होगा, मीथेन का फॉर्मूला CH4। अब चलो इसका स्ट्रक्चर बना के CH4 का देखेंगे। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, देख पा रहे हो आप, विजिबल है, एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, और 4 अलग अलग हाइड्रोजन यहां पे हम बना रहे हैं, चारों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड 4 बन गया, सबका ऑक्टेट पूरा, देखिए कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन का भी पूरा, इस हाइड्रोजन का भी पूरा, इस हाइड्रोजन का भी पूरा, साथ ही इस हाइड्रोजन का। ये स्ट्रक्चर हो गया CH4 यानी कि मीथेन का, और ये फॉर्मूला हो गया। चलो मीथेन हो गया, अब ईथ का निकालते हैं, इथेन का। तो सबसे पहले हम लोग इथेन का फॉर्मूला निकालते हैं, और इथेन का फॉर्मूला जब निकालेंगे, इसको एक बार हम लोग मिटा लेते हैं, नहीं तो एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग, हम छोटा कर दें, फिर लिखते रहेंगे जूम इन जूम आउट करके। चलो तो इसको छोटा करके ऊपर लेते हैं, लिखते रहेंगे, ऐसे बनाने में आसानी से बन पाएगा हमसे। चलो तो सबसे पहले हम किसका लेते हैं, इथेन का। मीथेन देख चुके थे, इथेन का सबसे पहले जब फॉर्मूला निकालेंगे तो इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 2। अब देखो ईथ का मतलब होता है 2 और Ne का मतलब होता है ये फॉर्मूला, ओके। तो देखो ईथ का 2, तो इस फॉर्मूला में 2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो जब फाइंड आउट करोगे तो C2H6, यानी कि ये इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, C2H6,
यही होगा ना। तो C2H6 इथेन का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, अब स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 2 कार्बन है हमारे पास और 2 कार्बन में आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 8 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 ही हाइड्रोजन चाहिए था ना, सॉरी। तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा, चेक करो, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा और सारे के सारे हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा। और यही तो आपको चाहिए था। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है इथेन का। साथ में नेक्स्ट हम बना के देखते हैं ब्यूट यानी कि ब्यूटेन का। जब ब्यूटेन का बनाओगे तो ब्यूट का मतलब ब्यूट जो यहां पे ब्यूट लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ C=4। चलिए प्रोप अभी हम छोड़े हुए हैं, प्रोप नेक्स्ट देखें। और ANE का मतलब हुआ फॉर्मूला CnH2n+2। ओके चलो, तो ब्यूटेन का हम फॉर्मूला बनाएंगे जब, तो कार्बन के जगह पे 4 डालेंगे और हाइड्रोजन 2 × 4+2, तो क्या हो जाएगा, कार्बन 4 और H10, यही हो जाएगा ना दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, ब्यूटेन का। और ऐसे ही नेक्स्ट सारे का स्ट्रक्चर आपको बनाना है और इन सारे के सारे एक एक का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाना है। चलो तो नेक्स्ट हम अभी किसका, एन वाला यानी कि अल्केन ग्रुप का बना दिए हैं। अब अल्कीन ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा चुके हैं। अब अल्कीन ग्रुप का एक स्ट्रक्चर और एक फॉर्मूला 1 2 बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं मीथीन। एक्चुअली देखिए मीथीन बनेगा ही नहीं, मीथीन नाम का कोई भी कंपाउंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी हम देखते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ, कि मीथीन नाम का कोई भी कंपाउंड आखिर होता क्यों नहीं। मीथीन नाम से कोई भी कंपाउंड नहीं होता, क्यों नहीं होता वो अभी हम देखेंगे। चलो तो मीथीन का अगर हम बनाएंगे तो देखो, इसमें मीथीन में क्या होता है कि जब भी इन लगा होगा तो डबल बॉन्ड और आइन लगा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड चाहिए। और डबल बॉन्ड में जब कार्बन का संख्या, मीथ लगा हुआ तो कार्बन का संख्या 1 और हाइड्रोजन का 2n यानी कि C1H2, ये पॉसिबल ही नहीं है इसमें डबल बॉन्ड बनाना। हाइड्रोजन तो कभी डबल बॉन्ड को सपोर्ट ही नहीं करेगा, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन अकेले डबल बॉन्ड बनाएगा कैसे, आप ही बोलो। इसीलिए मीथीन, साथ ही साथ मिथाइन भी पॉसिबल नहीं है, जो नहीं बनता है। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इथीन। चलो तो इथीन का एक बार हम फॉर्मूला बना के देखेंगे कि इथीन का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके साथ ही हम लोग क्लास को स्थगित करेंगे, नेक्स्ट चीजें जो होगा अगले सेशन में देखेंगे। अभी पहले इथीन का बस स्ट्रक्चर और फॉर्मूला के साथ देख लेते हैं। तो इथीन की जो बात है, तो ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन का संख्या और 2n यानी कि 2 × 2, क्योंकि इन है ना, तो इतना ही फॉर्मूला होगा। तो C2H4 ये फॉर्मूला होता है इथीन का। ओके, इथीन का C2H4। C2H4। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो क्या होगा, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड। इथीन यानी कि अल्कीन ग्रुप तभी बनेगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, तभी जाके बन पाएगा अल्काइन ग्रुप, सॉरी अल्कीन ग्रुप। अल्कीन ग्रुप बनाने के लिए आपको एक डबल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, या फिर अल्काइन ग्रुप बनाना तो एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए। चलिए तो यहां पे देखते हैं, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में फिर हाइड्रोजन के लिए देखो कितना हाइड्रोजन है, मात्र 4 ही हाइड्रोजन है। तो 1 2 यहां और 2 यहां लगा दिए। ये हो गया हमारा किसका, इथीन का स्ट्रक्चर। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा इथीन का स्ट्रक्चर है। तो कार्बन इन कंपाउंड में यहां तक हम सेशन को एंड करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो क्षमा चाहते हैं कि इस सेशन में हम कंप्लीट नहीं कर पाए, आगे के जो भी सेशंस आएंगी इसमें पूरा का पूरा आपको चैप्टर कंप्लीट करके देंगे। सिर्फ यही चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपको कंप्लीट करके देंगे कि आपका आगे का जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके लिए सपोर्ट मिल सके। तो धन्यवाद, अभी के लिए क्लास स्थगित करते हैं।